नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। गाजीपुर से बड़ी खबर। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। आईटीआई मैदान में जेपी नड्डा की जनसभा होगी। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। तो कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर के दौरे पर हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। गाजीपुर के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटीआई मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे संबोधित करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है, तैयारियों को देखा है। बड़ी खबर से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा है आज और आईटीआई मैदान पर यह कार्यक्रम होगा, जहां जनसभा का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा आज। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण यह पूरा दौरा माना जा रहा है। और अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर के दौरे पर हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ और जानकारी, किस तरह से महत्वपूर्ण है उनका दौरा? देखिए रितेश, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के बाद पहला उत्तर प्रदेश दौरा है। निश्चित रूप से गाजीपुर जिले में जिस तरीके से जनसभा वहां पर एक संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से 2024 की लड़ाई को लेकर 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है, तो निश्चित रूप से उसकी कमान आज गूंज वहां से सुनाई पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जिस तरीके से अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 2 दिन हुई थी, उसमें पूरी प्लानिंग उत्तर प्रदेश से जुड़ी भी हुई थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वहां पर काम करना। और सबसे बड़ी बात है रितेश की, पूर्वांचल जो भी पार्टी फतेह करती है उसकी ही विजय होती, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें। और यही वजह है कि जेपी नड्डा पहले वाराणसी भगवान भोले बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना करने के बाद अब गाजीपुर में वहां पर चुनावी जनसभा करेंगे। वहां से एक उत्तर प्रदेश के लिए संदेश देंगे कि मैं रोकना चाहूंगा आपको, इस बीच लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ ही साथ उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं मंदिर में। गाजीपुर से ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज गाजीपुर के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने आशीर्वाद लेकर की है, मत्था टेक कर की है। इन तस्वीरों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। वाराणसी से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, लेकिन उससे पहले वाराणसी पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे हैं, हाजिरी लगाई है, मत्था टेका है और अब आरती में भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं गाजीपुर का। प्रमोद कश्यप हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं। 2024 के संदर्भ में अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण दौरा है उनका, क्योंकि एक्सटेंशन मिलने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यह पहली दफा है जब गाजीपुर पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है कि उनका अहम मुद्दा यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर के रहेगा। और जो 14 सीटें जो प्रदेश में जो विपक्ष के कब्जे में है, जो गाजीपुर, घोसी, नगीना, अमरोहा और जौनपुर, और आपको बताऊं कि ये 14 सीटें जो है ये जो है कि जो है। अब प्रमोद, मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं क्लियर, आप दोबारा प्रयास करेंगे आपको जोड़ने का। रुख करते हैं अनूप का। अनूप, 24 के संदर्भ में अगर हम समझें तो कितना महत्वपूर्ण है जेपी नड्डा का ये पूरा दौरा, किस तरह से जनता को संबोधित यहां करेंगे वो? देखिए रितेश, 24 को लेकर काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सेवा कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंचे और आपने देखा भी तस्वीरों में भी दिखा रहे थे किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के दरबार में मत्था टेका। यानी शुरुआत भोलेनाथ से मत्था टेकने के बाद गाजीपुर जब पहुंचेंगे तो वहां की जनता से रूबरू होंगे और उत्तर प्रदेश को एक संदेश देंगे। अभी जिस तरीके से यहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम चीजों का जिक्र किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अब जातिवाद नहीं, यानी सभी जातियों को लेकर चलना है, वो चाहे पासवान समाज के हो या फिर तमाम वो जातियां जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार वोट न दिया हो या न पसंद करती, उनको भी कहीं कहीं विकास की उस मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ा जो प्लान भाजपा का है, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव लोकसभा में हार गई थी, उन सीटों पर ज्यादा फोकस देगी क्योंकि वहां की जनता की अपेक्षाएं क्या है, या फिर अभी जो आंकड़ा कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो योजनाएं हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की रही हो या फिर राज्य सरकार की रही हो, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं उसको, कितने लोग शेष रह गए हैं, वो क्यों रह गए हैं, इस सब तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ उत्तर प्रदेश में उतरने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज गाजीपुर से जेपी नड्डा करेंगे। और बिल्कुल जब अपने पार्टी का जब मुखिया इस तरीके से और मैदान में उतरता है तो नीचे के जो कार्यकर्ता या फिर नेता होते हैं उनकी अंदर एक कहीं न कहीं जोश एक आता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और कार्यकर्ताओं के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है इस तरह के तमाम कार्यक्रम, बड़े बड़े नेताओं का पहुंचते रहना। अब प्रमोद, लेकिन अब कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ समय बताया जा रहा है जब जेपी नड्डा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे? और एक बार जरा तैयारियों को लेकर भी जानकारी दें, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कौन कौन से नेता यहां शामिल होंगे और कौन से ऐसे लोग हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं? जी रितेश, बताना चाहूंगा वाराणसी से चल करके बाबत पूछा हेलीकॉप्टर से जो है कि गाजीपुर पुलिस लाइन के 11:15 पे वो पहुंचेंगे और 11:25 पवारी बाबा का दर्शन करेंगे। इसके बाद जो है कि 12:25 पे नंद रेजिडेंसी में वो पूर्व सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक वो संवाद करेंगे और लंच भी करेंगे। इसके बाद जो है कि 1:30 बजे वो आरटीआई मैदान में जो है कि जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद 3 बजे इसके बाद जो है कि पार्टी कार्यालय पे भी वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 3:05 पे वो वापस जो है कि हेलीपैड पे पहुंचेंगे और 3:15 पे वाराणसी के लिए पुनः वो रवाना हो जाएंगे। जी, और इसके बाद जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के अलावा जो है कि प्रभारी मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी जीते बिल्कुल प्रमोद, एक तरफ कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, भव्य तौर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, लेकिन दूसरी तरफ वाराणसी से तस्वीरें अभी सामने आ पा रही थी जहां पर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाय की चुस्की लेते हुए वाराणसी की गलियों में। अनुप, 2024 के संदर्भ में पार्टी की ओर से शुरुआत की गई है, पूर्वांचल चुना गया है, गाजीपुर के दौरे पर आज जेपी नड्डा हैं और अब से कुछ ही देर बाद वहां पर नजर आएंगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। बात करें विपक्षी दलों की, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, खुद उन्होंने एक जिस तरह से दावा किया था, विपक्षी एकजुटता की दावा तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वैसा होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और तैयारियां उसकी ओर से शुरू कर दी गई हैं। क्या इसे भी इसी तरीके से देखना चाहिए? बिल्कुल रितेश, 2024 की शुरुआत हालांकि सभी पार्टी है, वो चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से एक संदेश देने की कोशिश की है या फिर तीसरे मोर्चे का जो ने जिस तरीके से विदेश दौरा शुरू किया है और सबको एक एकजुटता
के सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की तलाश में। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक जमीनी हकीकत है कि वो तैयारी जब चुनाव की करते हैं तो निचले स्तर से करते हैं। आपने देखा आज जिस तरीके से प्लानिंग के तहत कि एक जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, उसके बाद जनता को संदेश देंगे ही, साथ ही साथ वहां के कार्यकर्ता या फिर नेताओं से भी बैठक करेंगे। यानी जीत का जो मंत्र है, सबसे बड़ा जो होता है वो हकीकत में निचले स्तर पर कार्यकर्ता ही लड़ाई लड़ता है। तो उसको भी कहीं ना कहीं जब अपने से बड़े उसको प्रोत्साहन देते हैं तो निश्चित उनके अंदर एक नई ऊर्जा आती है और ऊर्जा के साथ में काम करते हैं। यही वजह है कि आपने देखा पूर्वांचल में, चाहे वो केंद्र सरकार का चुनाव हो या फिर राज्य सरकार का हो, पूर्वांचल बहुत कुछ तस्वीर साफ कर देता है। और इसी वजह है कि गाजीपुर में अगर जेपी नड्डा दहाड़ेंगे तो निश्चित रूप से पूर्वांचल में की तस्वीर बदलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल में किस तरीके से उन्होंने पकड़ बना रखी है, वो चाहे पिछले 2019 चुनाव की बात करें या फिर 2017 चुनाव की बात करें या 2022 की बात करें, लगातार पूर्वांचल से बढ़त बिल्कुल लगातार एक के बाद एक दौरा अनुप कर रहे हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने की है, शामिल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ भी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्तेस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा अर्चना कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं यहाँ पे। दरअसल आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, जहां पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि कल शाम को, कल देर रात जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे थे और अब तय कार्यक्रम के अनुसार काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जानकारी के अनुसार गाजीपुर पहुंचने के बाद करीबन 12 बजे के करीब वो पौहारी बाबा आश्रम में पूजा अर्चना करेंगे। यानी कार्यक्रम जो तय किया गया है उसके अनुसार ही जेपी नड्डा तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। नमो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानं तमुतमानौचितं मानो बदेहि पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो मानस्तोके तनये मानायुधि मानो गोकुमानो अस्मे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। गोमती नगर हयात होटल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने किया है आयोजन। तमाम उद्योगपति और पूंजीपति होंगे इसमें शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन गोमती नगर हयात होटल में होगा। और ग्लोबल समिट में आपको बता दें कि तमाम उद्योगपति और पूंजीपति शामिल होंगे। गोमती नगर हयात होटल में कार्यक्रम रखा गया है समाज कल्याण विभाग की ओर से। और टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से ये तमाम जानकारी है, ग्लोबल इन्वेस्टर को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, यूपी सरकार की तमाम जो पहल है उसका कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसी के तहत गोमती नगर हयात होटल में कार्यक्रम का आज आयोजन होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। किस तरह की तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ जानकारी?
और यहाँ जो है समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण जो है उन्होंने इसका इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है और अभी लोगों का आना शुरू हुआ है। इससे उम्मीद क्या है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो है सपना उनका है उसको पूरा करने के लिए यूपी के सारे विभाग लगे हुए हैं। इसमें जो विदेशों में मंत्री गए 12 मंत्री विदेशों में गए और 33 अधिकारी उनके साथ गए, उन लोगों ने विदेशों से इकट्ठा किया फंड और अब ये लखनऊ अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं। कल रेशम विभाग का हुआ था, आज समाज कल्याण विभाग ने अपना साथ आयोजन किया है और इन्वेस्टर्स आने शुरू हो गए हैं। करोड़ों लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे लाखों लोगों को रोजगार की भी उम्मीद की जा रही है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सपना पूरा करने के लिए सारे विभाग अपनी अपनी ओर से लगे हुए हैं। नए भारत का ग्रोथ इंजन यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है आज यहाँ पर पूरा आयोजन किया जा रहा है। जी रितेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली जानकारी का। आपको बता दें कि पहलवानों द्वारा लगाए गए बेहद ही गंभीर आरोपों को लेकर सांसद बृजभूषण सिंह 12 बजे पीसी करेंगे। नंदिनी नगर में पीसी करेंगे बृजभूषण शरण, अपने ऊपर लगे आरोपों का देंगे जवाब। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं तमाम पहलवान और विनेश फोगाट की ओर से बेहद ही गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लगाए गए हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे बृजभूषण शरण के ऊपर। इससे पहले भी बुधवार को जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उनकी ओर से सफाई आई थी। उन्होंने कहा था कि तमाम आरोप बोगस हैं, बेबुनियाद हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और एक बार फिर अब से कुछ ही देर बाद पीसी करते नजर आएंगे बृजभूषण शरण। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस बीच बड़ी जानकारी, सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सपा विधायक पर 3 लोगों की हत्या का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है सपा विधायक इरफान सोलंकी की। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है, जमानत अर्जी को कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। क्या कुछ और अपडेट्स आपके पास? लगता है उनका कॉल कट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कानून बनाने वाले कानून तोड़ नहीं सकते, ये कहा गया है हाईकोर्ट की ओर से। सपा विधायक पर 3 लोगों की हत्या का आरोप है, बेहद ही संगीन मामला। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जमानत अर्जी जो उनकी ओर से दायर की गई थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी पर 3 लोगों की हत्या का आरोप है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जो जमानत याचिका उनकी ओर से खारिज की गई थी, दायर की गई थी, उसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी भी की गई है, कानून बनाने वाले कानून नहीं तोड़ सकते। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। रक्षा मंत्री 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केशव मौर्य और महेंद्र पांडे भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। 13वीं के कार्यक्रम में कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा यहां देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। सीएम ने काशी विश्वनाथ के भी दर्शन पूजन किए। सीएम योगी ने शेल्टर हाउस का भी निरीक्षण किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेल्टर हाउस में रह रहे लोगों का हालचाल भी जाना। सीएम ने शेल्टर हाउस में रह रहे लोगों को कंबल भी बांटे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तरकाशी में बदला मौसम का मिजाज, सीजन की दूसरी बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। सीजन की दूसरी बर्फबारी उत्तरकाशी में दर्ज की गई है। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और बदलते मौसम के मिजाज ने पर्यटकों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, बर्फबारी हो रही है, बेहद शानदार नजारा है। तस्वीरें देखिए उत्तरकाशी से सामने आई हैं, किस तरह से जो नजारा है बेहद ही आकर्षक बना हुआ है बर्फबारी की वजह से। और सीजन की दूसरी बर्फबारी दर्ज की गई है और खास तौर पर उन पर्यटकों के लिए बेहद ही आनंद देने वाला पल जो बर्फबारी के इंतजार में ही इन तमाम पहाड़ी राज्यों का रुख करते हैं।
वो जरूर आनंद ले रहे हैं। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। भूधसाओं से धड़कते जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदला है। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई है। जोशीमठ में सुबह 4 बजे से ही भारी हिमपात है, जो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहा है। बर्फबारी से जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले भूधसाव और उसमें बड़ी चुनौती यह भी था कि लोगों को सही जगह पर शिफ्ट किया जाए, राहत शिविरों में भेजा जाए, और इस बीच बर्फबारी भी हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को और बढ़ाने का काम कर रहा है। लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविर में निवास कर रहे हैं। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी देखने के लिए मिली है। और देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए लाइव। अजीत, पहले तो भूधसाओं की परेशानी, लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जाना, परेशानी पहले से ही काफी ज्यादा थी और अब बर्फबारी भी हो चुकी है। किस तरह से इजाफा देखने के लिए मिल रहा है परेशानियों में? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में देर रात से लगातार बारिश जारी है और जिसके चलते भारी बर्फबारी भी कई स्थानों पर देखने को मिली है। अगर हम राजधानी देहरादून की ही बात की जाए तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। देहरादून से सीधे मसूरी की लाइव तस्वीरें हैं। मसूरी में देर रात से बारिश हो रही तो काफी बर्फबारी यहाँ पर दर्ज की गई है और सीधे तौर पर कुछ इसी तरह के देहरादून के चक्रौता में हुई है। अगर देहरादून में ये स्थितियां बन गई हैं भारी बर्फबारी के चलते, तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों के क्या हाल होंगे। अगर पर्टिकुलर जोशीमठ की बात की जाए, जो जहां पिछले दिनों से भूधसाव जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वहां पर दिक्कतें आम जनता की बढ़ने लगी हैं। जोशीमठ का जो औली क्षेत्र है वो विश्व स्तरीय स्कीइंग के लिए फेमस है और वहां पर लगातार स्कीइंग प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, तो काफी ज्यादा वहां पर बर्फबारी होती है। और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, देर रात से वहां पर बर्फबारी लगातार जारी है, भारी हिमपात वहां पर हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भूधसाव जैसी स्थितियां हैं वो बढ़ सकती हैं। आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार लगातार राहत शिविर में आम जनता को शिफ्ट कर रही है। जो मौके पर मौजूद है उनको भी दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन लगातार बर्फबारी हो रही है, इसके चलते मुश्किलें यहां पर बढ़ रही है। शासन प्रशासन के सामने भी जो शिफ्टिंग, जो राहत का कार्य है वो काफी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बरसात का अलर्ट यहां पर जारी किया है। एक ऑरेंज और येलो अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। तो साफ समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये चुनौतियां और बढ़ेंगी। तस्वीरें जो हैं वो पहाड़ों से लगातार सामने आ रही है कि बर्फबारी किस कदर हो रही है। देरी से हुई है लेकिन काफी अच्छी बर्फबारी इस वक्त यहां पर देखने को मिल रही है। तो साफ है कि जोशीमठ की आम जनता को इससे और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल अजीत, परेशानियों में जबरदस्त तरीके से इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन है। जंतर मंतर पर खिलाड़ी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर में खिलाड़ियों की ओर से एक दफा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कुश्ती संघ अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करें। यह कहा गया था केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से तमाम खिलाड़ियों से। दरअसल कल देर रात करीबन 3 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा केंद्रीय खेल मंत्री ने पहलवानों से की थी। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। स्कूल गेम्स फेडरेशन का चुनाव जीते दीपक कुमार। प्रमुख सचिव दीपक कुमार जीते हैं चुनाव। जीत के बाद की सीएम योगी से मुलाकात। सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी हैं। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन का जो चुनाव है वो दीपक कुमार ने जीता है। और किस तरह से शुभकामनाएं दी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अपनी जीत के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ जिसमें दीपक कुमार की जीत हुई है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की इस पूरे बता दें आपको जीत हुई है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत की शुभकामनाएं दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।